दोस्तों, आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्या हुआ जो हमें प्रेगनेंसी के बिल्कुल लास्ट मंथ में 8th मंथ 11 डेज़ पर हमें एकदम से डिलीवरी करवानी पड़ी इनकी। और जो प्रेगनेंसी की जो प्री प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी होती है उसके लिए कौन कौन सी हेल्पफुल टिप्स हैं और जिन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि जो हमने जहाँ पर हमने डिलीवरी करवाई थी मणिपाल हॉस्पिटल गाज़ियाबाद, वहाँ की क्या क्या फैसिलिटीज़ है और क्या क्या फैसिलिटीज़ के लिए आप हॉस्पिटल स्टाफ से पूछ सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। और कितने टाइम पहले तक आपको अपना जो प्रेगनेंसी पैकेज है वो बुक करा देना चाहिए और आपको हमारी पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी पता चलेगी। अभी होप कि आपको प्रेगनेंसी जर्नी अच्छी लगे, आप उसे रिलेट कर सकें और इन्जॉय करें। तो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेदिका चिराग ब्लॉग्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम आप लोग के साथ में शेयर करने जा रहे हैं अपनी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जो हमने मतलब शादी के बाद में हर पेरेंट्स की लाइफ में ये मतलब हर व्यक्ति की लाइफ में ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। शादी के बाद में ये हमारी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था जो हमने एक्सपीरियंस करा, वही आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। क्योंकि हम दोनों सिटी में बिल्कुल अकेले थे और सारी डिसीजन मेकिंग हमें ही करनी थी, तो एकदम क्योटिक सिचुएशन में कैसे काम रह के हमने डिसीजन मेकिंग करी और राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेकर हमने सब कुछ सही करा। हमारी प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा इजी थी, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी, हम बहुत ज़्यादा टेक केयर भी कर रहे थे। पर सडनली कुछ ऐसा हुआ कि हमें सडन डिलीवरी करनी पड़ी, तो हमारे पास में इस वजह से कोई था भी नहीं। वही चीज़ आज हम आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिए, एक्सपीरियंस करिएगा जो हमने एक्सपीरियंस करा है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं, जो न्यू पेरेंट्स टू बी हैं, तो ये वीडियो देखिए और एंजॉय करिए। तो दोस्तों, मैं आपको ले जाता हूँ पहले उस फेस में जहाँ से हमारी इस प्रेगनेंसी जर्नी की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, समय था मई 2023, 22 मई का दिन था और हम अपने शहर से, जहाँ मैं जॉब करता हूँ, वहाँ से अपने होम टाउन मुरादाबाद गए हुए थे। मुरादाबाद क्यों गए थे? क्योंकि मेरे बड़े भैया हैं दीपू, उनका नाम है निकनेम, और वो स्पेशल चाइल्ड हैं। तो हम ना उनकी बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं हर एवरी ईयर, और एक बच्चे की तरह उनको ट्रीट करते हैं, एंजॉय करते हैं, उनके साथ सेलिब्रेशन करते हैं। तो 22 मई को उन्हीं की बर्थडे का दिन था, तो हम 22 मई से 1-2 दिन पहले मुरादाबाद गए थे और हमने उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करी। और उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के नेक्स्ट डे सेलिब्रेट बर्थडे वाले दिन था या नेक्स्ट डे वाला? नेक्स्ट डे, बर्थडे के नेक्स्ट डे हम घर गए थे। सो बर्थडे के नेक्स्ट डे 22 मई के नेक्स्ट डे 23 मई को मैं अपनी ससुराल यानी कि इनके मैके गया था इनको लेकर। तो दोस्तों, क्या था कि हमारी शादी जो हुई थी वो 2021 में हुई थी, जनवरी के मंथ में। और ये जो मैं किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो शुरुआत हुई थी हमारी प्रेगनेंसी जर्नी की, वो 2023 से हुई थी, मई से। तो वी वर ट्राइंग सो हमारी अंदर से कुछ फीलिंग्स थी कि हाँ, इस मंथ कुछ पॉसिबिलिटी है और भगवान की कृपा रही, सब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, तो शायद हमें गुड न्यूज़ मिलेगी। मतलब मुझे भी थोड़ा थोड़ा लग रहा था, मतलब मुझे अपने सिम्टम्स लग रहे थे, जैसे हेडेक होना, कमजोरी फील होना, जैसे सर में दर्द हो रहा है, कुछ खा लिया तो सर दर्द सही हो गया। तो मुझे ये मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करी थी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा था और मैं बहुत सो भी रही थी, तो उन सब चीज़ों को देख के इन्हें भी थोड़ा थोड़ा लग रहा था। पर हम लोग आपस में डिस्कस नहीं कर रहे थे क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो। वो क्या होता है ना दोस्तों कि अगर हम आपस में डिस्कस करें, थोड़ा अनचाहे तरीके से भी टोका टाकी टाइप की हो जाती है ना इन चीज़ों में। तो जो भी हमारे एंसेस्टर्स कहते हुए आए, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान से टेक केयर करना चाहिए और हमें हर छोटी बात का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं ना इसे कुछ कह नहीं रहा था, ये मुझसे नहीं कह रही थी कि ताकि कुछ टोका टाकी या कुछ वैसी चीज़ ना हो जाए। तो क्या हुआ कि हमें लग तो रहा था हम दोनों की सेम फीलिंग थी, तो मैं इनको इनके महके अपने ससुराल में इनको लेके गया। तो रास्ते में ही एक मेडिकल की शॉप पे हम दोनों के मन में एक ख्याल आया कि किट ले लेते हैं, फिर भी प्रेगनेंसी किट जो चेक करने की होती है वो ले लेते हैं। तो दोस्तों, हमने वो किट ले ली। फिर हम घर पर आए, अपने घर इनके मैके से इनको घुमाकर, इनको वहाँ के दर्शन कराकर मैं अपने घर लेकर आया डिनर करके। तो क्या हुआ कि नाइट का टाइम था, हम फर्स्ट फ्लोर पे सो रहे थे, ग्राउंड फ्लोर पे। हाँ, मतलब हमने पहले डिसाइड करा था कि हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में करेंगे, क्योंकि हमने नेट पे सब जगह पढ़ा था कि मॉर्निंग में बेस्ट रिजल्ट आता है। फिर हमसे रुका नहीं गया था।
तो दोस्तों फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर हम सो रहे थे। तो नाइट में अराउंड 11 बजे का समय हो रहा था। तो इनको वॉशरूम जाना था उस टाइम पे। फिर ये क्या हुआ कि ये अचानक से वो किट ले गई अपने साथ फर्स्ट फ्लोर पे, और मैं लेटा हुआ था बेड पे और मैंने देख लिया कि ये किट लेके जा रही हैं। आप यकीन मानना मैंने उस चीज़ को भी नहीं टोका, जबकि हमारी प्लानिंग ये थी कि हम मॉर्निंग में चेक करेंगे। तो ये किट लेके गई, मैं शांति से बेड पे लेट कर अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे टिक 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 मेरे माइंड में चल रही थी। फिर क्या हुआ कि 10 ऊपर जाने के, जब ये ऊपर पहुंच गई फर्स्ट फ्लोर पे, तो उन्होंने मुश्किल से मुश्किल 15-20 सेकंड के अंदर ही मुझे कॉल कर दी। और आप यकीन मानना इनकी वो कॉल, और मैं बेड पे से उठ के, मैंने स्लीपर्स भी नहीं पहनी, मैं सीधे इन 10 से 15 सेकंड के अंदर इन्होंने मुझे कॉल करी, और आप यकीन मानना 4-5 सेकंड के अंदर ऊपर पहुंच गया। इतनी तेज मैंने सुपरफास्ट राजधानी एक्सप्रेस की तरह दौड़ लगाई कि हमारे जो स्टेयर्स है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, अराउंड 15 स्टेयर्स है, मैं एकदम से दू 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 करके ऊपर पहुंच गया। फिर हमने वो किट चेक करी, और वही 10-15 सेकंड के अंदर वो प्रॉपर डार्क रेड हो चुकी थी। और मैंने ऊपर से, मैं खुशी के मारे एकदम चिल्लाया मम्मी, क्योंकि मेरी मदर एंड सिस्टर और जो मेरे बड़े भैया हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, वो नीचे ही ग्राउंड फ्लोर पर ही दूसरे रूम में सो रहे थे। और उनकी भी बहुत तमन्ना थी कि, क्योंकि इनके हमारे घर में सबसे छोटे हैं, तो 30 साल से कोई बेबी नहीं था, तो उन लोगों का भी बहुत मन था, मतलब हमारा मन तो था ही, पर उन लोग का भी एक्सट्रीम लेवल मन था कि अब घर में कोई छोटा बेबी आना चाहिए। तो वो लोग भी समझ गए, जैसे ये चिल्लाए वो लोग भी समझ गए, और वो लोग भी इतनी तेज भाग के आए एक्साइटेड। फिर हमने, दीपू भैया ने थोड़ा स्पेशल चाइल्ड है, तो वो ना उनको कुछ बोलो ना तो वो ही सो इनोसेंट कि वो बता देते हैं, मतलब जैसे छोटा बच्चा बता देता है ना, तो हमने ये डिसाइड करा कि हम दीपू भैया को नहीं बताएंगे, पर हमारी एक्सप्रेशन से और हम सीक्रेटली बात करें तो वो उस चीज़ से समझ गए, और वो मुझे देखकर शर्माए जाए। फिर वो मेरे पास आए और मुझे से बोले छोटा बेबी आने वाला है ना। ऐसे करके बोले, मतलब वो भी इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो भी एकदम समझ गए कि हाँ घर में उन्हें लगा बस आ गया, कल आ जाएगा छोटा बेबी, उनको ऐसा लगा। तो वो भी बहुत खुश हो गए थे। तो दोस्तों यहाँ से तो हमारी शुरुआत हुई थी, मम्मी, दीदी एंड मेरे भैया, एंड वी ऑल वर सो हैप्पी एट दैट मोमेंट, एंड वी ऑल वर वेरी थैंकफुल टू गॉड कि उनकी कृपा से हमारे घर में सब कुछ सही रहेगा, तो नन्ही किलकारी जन्म लेगी। तो दोस्तों वो रात फिर हम एक तरीके से सो नहीं पाए। हाँ, सब आपस में कमरे में बैठ गए ग्रुप बना के और बातें कर रहे थे, और बातें चल रही थी, खूब गपशप चल रही थी। और मतलब जिसकी सिर्फ एक सूचना मिली थी हमें, एक वो हुआ था कि हाँ ये खुशखबरी होने वाली है, उसका हमने आगे भविष्य तक डिसाइड कर जो इंसान के हाथों में होता है वो सब हमने सोच लिया था। फिर मम्मी, मेरी मदर ने कहा कि बेटा अब इनको लेके आप केयरफुली जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे जाओ, क्योंकि वहाँ हॉस्पिटलिटी और हॉस्पिटल जो फैसिलिटीज़ हैं काफ़ी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो फॉर बेटर ट्रीटमेंट। फिर मैं अपने वर्क प्लेस पे आ गया, वर्क सिटी में आ गया एक्चुअली। तो गाइज हमारा भी फर्स्ट टाइम था, और हम लोग भी मतलब इतना हमें नॉलेज नहीं थी किसी चीज़ की, तो हमने जस्ट क्या करा, अपने बेसिक नॉलेज से हमने बेस्ट डॉक्टर सर्च कर लिया, और हम उन्हीं की कंसल्टेशन में थे 6 मंथ तक, और सब कुछ बहुत स्मूथ जा रहा था, क्योंकि मेरी भगवान की कृपा से मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा ईजी थी। कोई नोजिया नहीं, किसी स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने पीने की कुछ ऐसा नहीं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, घी की स्मेल मैंने तो तुम्हारे इतना ध्यान रखा। हाँ मैं बताऊंगी। प्रॉपर मल्टीविटामिन्स, प्रॉपर जो भी टैबलेट्स डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी सब टाइम टू टाइम इनको देना, नारियल का पानी, कोकोनट वाटर इनको रेगुलर पिलाना। मैं बताऊंगी। तो ये बात रियली अप्रिशिएबल है, क्योंकि मैं जब अल्ट्रासाउंड कराने जाती थी तो मैं देखती थी बहुत सारी लेडीज़ अकेले अल्ट्रासाउंड कराने आती थी, और मेरी लाइफ में, मतलब मेरी पूरी प्रेगनेंसी के 9 मंथ में नॉट इवन अ सिंगल डॉक्टर विजिट हो, या फिर अल्ट्रासाउंड हो, या कोई मेडिसिन लेने जाना हो, या फिर किसी चीज़, मतलब कुछ भी चाहिए, तो चिराग वॉज ऑलवेज देयर। मतलब अगर आधी रात को मेरा बर्गर खाने का मन करा है तो, और मैं थोड़ा सा टेंट्रम दिखाया है, तो ये रात को 11 बजे बर्गर लेकर आए हैं। और सारी अल्ट्रासाउंड विजिट में मैंने आज तक कोई भी अल्ट्रासाउंड अकेले नहीं करवाया, किसी भी डॉक्टर मतलब किसी भी डॉक्टर विजिट्स पे मैं अकेले नहीं गई।
तो इन सब की वजह से मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा हैप्पी हार्मोन्स थे, मेरे हेयर की ग्रोथ ऐसी हो, मतलब प्रेगनेंसी में गर्ल्स की हेल्थ गिर जाती है, पर मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई थी। मतलब मेरी लाइफ में इतने अच्छे हेयर मेरे कभी नहीं थे जितने मेरी प्रेगनेंसी में थे। मैं अपनी प्रेगनेंसी की फोटोशूट की फोटो डालूंगी, आप देखना मेरे हेयर इस टाइम से भी ज़्यादा अच्छे थे उसमें। तो उन सब का क्रेडिट मैं चिराग को ही देना चाहती हूँ, इन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। और उसकी वजह से जैसे हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मेरी पूरी प्रेगनेंसी ऐसे ही थी। तो हमें कुछ रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कुछ ऐसी इमरजेंसी भी आ सकती है कि हमें आधी रात को भागना पड़े। तो हम लोग 6 महीने तक तो उनकी कंसल्टेशन में ही थे। फिर क्या हुआ, फिर मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी का टाइम था, तो उसको क्या हुआ, उसको आधी रात को भागना पड़ा। उसको कुछ, उसका टाइम पूरा हो गया था, तो उसको कुछ लेबर पेन वगैरह हुआ। तो हमें रियलाइज़ हुई ये बात, हमने आपस में डिस्कस करा कि अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हम टाउनशिप में रहते हैं, तो 15 मिनट तो हमें टाउनशिप से निकलने में ही लग जाते हैं, 3 किलोमीटर हाईवे से। तो फिर हमने डिस्कस करा कि अगर हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे। तो फिर हमने, और नियर बाय हमने सोचा हम नियर बाय हॉस्पिटल देखते हैं कोई जहाँ हम ईजिली जा सकें। फिर दोस्तों हमने नियर बाय हॉस्पिटल, जो कि हमारे रेजिडेंस से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था, अप्रॉक्स 2 से 3 किलोमीटर होगा, और उसका नाम है मणिपाल हॉस्पिटल। मणिपाल हॉस्पिटल बेस्ट हॉस्पिटलों में से एक है इन द कंट्री। सो हम दोनों ने अराउंड इनका 6 मंथ चल रहा था, हम दोनों ने मणिपाल हॉस्पिटल विज़िट किया। हम वहाँ गए, मैंने वहाँ TPA डिपार्टमेंट से बात करी, और जो प्रेगनेंसी का उनका पैकेज होता है, मैंने उस पैकेज को एवेल्यूएट किया, प्रॉपर चेक किया। वहाँ के गायनिकोलॉजिस्ट, करीब 3 से 4 गायनिकोलॉजिस्ट वहाँ अवेलेबल थे उनके स्टाफ में। तो मैंने उनकी प्रोफाइल चेक करी, और जितना भी मैं स्कैन कर सकता हूँ उनकी प्रोफाइल को, एक तरीके से उनका प्रोफेशनल प्रोफाइल को मैंने चेक करा। और हमने फिर उनका जो जिस रूम में डिलीवरी होनी होती है, जो ऑपरेशन थिएटर होता है, वो भी चेक किया। और आफ्टर डिलीवरी जो जिस रूम में शिफ्ट करते हैं मदर को, वो भी हमने उस रूम का भी टूर लिया। और बच्चे के NICU डिपार्टमेंट का भी हमने टूर लिया। तो ये सब चीज़ें चेक करने के बाद वी वर सेटिस्फाइड कि हम थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि अभी का रिस्क लिया हुआ, मतलब दैट मीन्स 6 मंथ में जो हम थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, अपने डॉक्टर को चेंज कर रहे हैं, वो उस बड़े रिस्क से हमें बचा सकता है, जो एट द वेरी लास्ट मोमेंट अगर हम डॉक्टर चेंज ना करें तो हमें काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करके डॉक्टर के पास डिलीवरी करवाने लेके जाना होगा। और वो सिचुएशन मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो जाती, क्योंकि ये तो उस टाइम पेन में होती, और यहाँ अकेला हैंडल करने वाला मैं ही था, तो वो सिचुएशन मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाती। तो हमने उस मेजर रिस्क के प्लेस पे हमने अभी 6 मंथ का जो रिस्क था, डॉक्टर को स्विच करने वाला रिस्क, वो हमने अडॉप्ट करना सही समझा, बेटर समझा। और हमने मणिपाल हॉस्पिटल में वो कुछ थोड़ा सा बुकिंग अमाउंट वगैरह देकर हमने अपना प्रेगनेंसी पैकेज बुक कर दिया। प्लस हमने वहाँ की जो डॉक्टर थी, उन डॉक्टर से अपना रेगुलर विजिट करना शुरू कर दिया, जो भी जिस भी इंटरवल में वो बुलाती थी। तो ये जो हमारा डिसीजन था, वाकई में बहुत फ्रूटफुल डिसीजन रहा मेरे लिए, इनके लिए। हाँ। और मणिपाल हॉस्पिटल का जो हमारा, मैं बात कर रहा हूँ गाज़ियाबाद की, मणिपाल हॉस्पिटल यहाँ NH24 पर हाईवे पर ही है, जो पहले कोलंबिया एशिया के नाम से फेमस था, अब मणिपाल हॉस्पिटल हो गया है। तो यहाँ का जो हमारा एक्सपीरियंस था बहुत फ्रूटफुल था, बहुत हैप्पी वाला एक्सपीरियंस था। और अभी आपको इस वीडियो में मणिपाल हॉस्पिटल की कुछ क्लिप्स मिलेंगी, डिलीवरी की क्लिप्स मिलेंगी। तो आपको वो क्लिप्स देख के आइडिया लग जाएगा कि हाँ, हमारा वहाँ सब कुछ बढ़िया से, जो भी एक पेशेंट और जो भी एक पेरेंट्स होते हैं, होने वाले पेरेंट्स होते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उनको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो वो हमें सभी वहाँ मिली। तो आप वो क्लिप्स ज़रूर देखिएगा। और तो अब मैं बताती हूँ कि हमारे डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसे स्टार्ट हुआ था। मेरे को मतलब हमारा ऐसा था कि मतलब आफ्टर 7 मंथ हर 15 दिन बाद डॉक्टर बुला रही थी फॉर अल्ट्रासाउंड, बेबी की ग्रोथ सही है, एमनॉटिक फ्लूइड है या नहीं है, हार्ट बीट वगैरह सब सही है, ये सब चेक करने के बाद 7 मंथ के बाद हर 15 दिन बाद अल्ट्रासाउंड होता है। तो फिर हमारा क्या था कि 3 जनवरी को अल्ट्रासाउंड डेट थी।
पर ये थोड़ा बिजी थे उस टाइम पे अपने ऑफिस में, तो ही वॉज कि 1-2 दिन बाद करा लेंगे, तो आई वॉज ओके, क्योंकि इनका ऑफिस का वर्क था, तो मैंने इतना प्रेशर नहीं दिया कि हाँ चलो करवाना ही है। और फिर क्या हुआ, फिर मेरी मदर इन लॉ जो है, मम्मी ने बोला दोस्तों बात ये थी कि सब सही लग रहा था। 8 महीने 11 दिन का टाइम था और सब कुछ सही चल रहा था, कभी कुछ ऐसा इमरजेंसी वाली सिचुएशन फेस नहीं हुई। और पता नहीं क्यों उस 3 जनवरी का जो दिन था वो मेरे ऑफिस के पर्पज से काफ़ी बिजी दिन था। तो क्या हुआ था, फिर 2 जनवरी को हमारी इवनिंग में मेरी मम्मी से बात हो रही थी, मतलब मेरी मदर इन लॉ से बात कर रहे थे हम दोनों। तो मम्मी बोली कि मतलब इनके घर का नाम निशु है, तो मम्मी बोली निशु हर चीज़ को डिले कर सकते हैं, हर चीज़ में रिस्क ले सकते हैं, पर ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। जिस दिन डॉक्टर ने बुलाया उस दिन जाओ, 100 काम छोड़ कर जाओ। तो मम्मी ने इन्हें बहुत समझाया, वैसे ये खुद भी काफ़ी सिंसियर थे, पर उस दिन इनको थोड़ा काम था, पर मम्मी ने इनसे बोला तो चलो ठीक है। फिर इन्होंने उस दिन थोड़ा ब्रेक लिया अपने ऑफिस से कि काम फिर देख लेंगे। तो फिर क्या हुआ, 3-4 दिन से ना मुझे पहले से ही थोड़ा हैवी सा लग रहा था, पर मुझे ऐसा लगा कि शायद 8 मंथ हो गया है, बेबी पूरा ग्रो हो गया है, इस वजह से मुझे हैवी फील हो रहा है, डाउन साइड में बहुत पेन हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ नॉर्मल है, तो मैं बेयर कर रही थी। पर और मैं ये भी चाहती थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो मैं घर के सारे काम कर रही थी। झाड़ू पोछे के लिए मेड थी, बट उसके अलावा मैं सब काम अपने आप से करने की कोशिश करती थी कि मैं खुद ही करूँ, और भगवान की कृपा से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो क्या हुआ कि 8 तारीख को अल्ट्रासाउंड कराने जाना था, और अल्ट्रासाउंड में पूरा दिन लग जाता था क्योंकि मणिपाल में थोड़ी भीड़ ज़्यादा रहती है। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने सोचा कुछ हैवी खा के जाती हूँ ना, भूख लगेगी। तो मैंने क्या करा, ऑमलेट पराठे, सर्दियों का टाइम था, गरम गरम ऑमलेट और 3 पराठे और 2 ऑमलेट खा के बढ़िया करके खा के गई। घर समेट के गई कि आके थक जाऊंगी तो फिर घर कैसे समेटूंगी। फिर हम दोनों गए वहाँ पे, फिर इनका ऑफिस का वर्क था। हाँ, फिर हमने ये डिसाइड करा था कि ये मुझे वहाँ छोड़ के आ जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। पर वहाँ जाके इनको लगा कि नहीं, रुक जाता हूँ, चलो हो जाएगा थोड़ी देर। तो थैंक गॉड वो भगवान ही माइंड में आइडिया डालते हैं, तो ये रुक गए। फिर ये मेरे साथ में ही थे। फिर क्या हुआ, फिर अल्ट्रासाउंड करा के मैं 20-25 मिनट में बाहर आ जाती थी, पर अल्ट्रासाउंड में 45 मिनट्स हो गए। तो ये परेशान हो गए कि इतनी देर हो गई अल्ट्रासाउंड में, इतना टाइम भी लग रहा है। और अंदर अल्ट्रासाउंड में क्या हो रहा था, बेबी मूव नहीं कर रहा था। और मैं 2-3 महीने से वहीं पे अल्ट्रासाउंड करा रही थी, तो वो जो इंचार्ज थी उसको भी आइडिया हो गया था कि मेरा बेबी बहुत एक्टिव है, एकदम से किक करता है, एकदम से कुछ करता है। तो शी वॉज वरीड कि बेबी बहुत एक्टिव है और अचानक से ही मूव क्यों नहीं कर रहा। तो फिर उसने मेरी डॉक्टर को कॉल करा कि ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, बेबी मूव नहीं कर रहा। उसने मुझसे पूछा कि आपको बेबी का लास्ट मूवमेंट कब फील हुआ था। तो मैंने कहा सुबह 4 बजे मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को फील हुआ है, क्योंकि हम ऐसे हक करके सोते थे, तो इनको भी पीछे बैक साइड में वो ना किक करता था, तो फील होता था। तो फिर मैंने कहा कि हमें तो, मेरे को मेरे हस्बैंड को दोनों को 4 बजे मॉर्निंग में बेबी फील हुआ है किक करता हुआ। फिर उन्होंने कहा नहीं, बेबी तो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, हार्ट बीट भी लो है। तो हम लोग, मैं भी थोड़ा डर गई। फिर इनको, वैसे अल्ट्रासाउंड में अलाउ नहीं था, पर फिर इनको अंदर बुलाया कि बेबी मूव नहीं कर रहा। तो हम लोग का फर्स्ट टाइम था और हम दोनों अकेले थे, और 8 मंथ 11 डेज ही हुए थे। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि हम मम्मी को बुलाएंगे, पर थोड़ा नियर बाय कंडीशन में बुलाएंगे अपने पास में, क्योंकि दीपू भैया भी हैं, उनको भी उनका पूरा टेक केयर मम्मी को करना पड़ता है। तो हम ये नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर एकदम से इतना सारा बर्डन पड़ जाए। तो हमने सोच, क्योंकि मेरी डिलीवरी के बाद तो उन्हें हमारे पास ही रहना था 2 महीने तक। तो इस वजह से फिर क्या हुआ, हमने ना किसी को बताया नहीं कि ऐसी सिचुएशन हो रही है। उस वक्त हमने किसी को कुछ नहीं बताया, पूरी ओनरशिप चिराग ने ली। और इस सिचुएशन में भी मतलब काफ़ी तारीफ़ काबिल वाली बात है, क्या बोलते हैं, तारीफ़ करने वाली बात है कि इतनी ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन में भी चिराग वॉज वेरी काम। हर डिसीजन मेकिंग इन्होंने एकदम परफेक्टली और टाइमली ली। इन्होंने डॉक्टर से बातचीत, मतलब क्या हुआ था, अल्ट्रासाउंड के बाद हम डॉक्टर के पास गए कि डॉक्टर कह रही बेबी मूव नहीं कर रहा है, आप एक काम करो, ग्लूकॉन-डी पियो, वो ठंडा ग्लूकॉन-डी पियो, बच्चे के ऊपर थोड़ा असर होगा। तो मैंने 1 लीटर, मतलब इतना बड़ा ग्लूकॉन-डी का पैकेट 1 लीटर पानी में डाल के पूरा पी लिया। फिर हम अल्ट्रासाउंड के लिए गए, पर बच्चा फिर भी मूव नहीं कर रहा था। और हमारा तो फर्स्ट टाइम था, तो मैं तो बहुत डर गई थी। पर चिराग ने इतना कामली वो करा, क्योंकि ऑपरेशन करवाने जा रहे हो हॉस्पिटल में, तो वो आपकी फैमिली तो नहीं है, उन्हें तो अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है। तो मैं तो वहाँ बैठी हुई थी बस, पर चिराग ने पूरी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करी, जो भी एडवांस पेमेंट करनी थी वो करी। चाहे आपका टीपीओ या कुछ, पर हॉस्पिटल वाले एडवांस पेमेंट ले लेते हैं, वो आपको चाहे बाद में रिफंड कर दो। डॉक्टर से बात करना, और इस टाइम पे इनके साथ में कोई भी नहीं था, कोई बड़ा नहीं था। जब सेकंड टाइम भी बेबी मूव नहीं कर रहा था, तो हमारे फाइनल डॉक्टर ने बोल ही दिया था कि हमें डिलीवरी आज ही करनी होगी। तो फिर मैंने तुरंत इमीडिएट एडवांस पेमेंट किया, सब चीज़ें हैंडल करी। अब हर डिपार्टमेंट में हर व्यक्ति अपने हिसाब से काम करता है कि भाई यहाँ पे क्या था कि ऑपरेशन थिएटर तैयार करवाना, फिर उसके बाद रूम भी तैयार करना जिस रूम में इनको शिफ्ट होना है, क्योंकि एकदम ऑल ऑफ सडन हुआ था। तो आप यकीन मानना, मैंने हर स्टाफ में इतना डंडा कर दिया था इतना डंडा कर दिया था कि
हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी वो भी कह रही थी कि आज की यहाँ के स्टाफ को क्या हो गया, इस डिलीवरी के लिए इतनी जल्दी जल्दी इन्होंने फैसिलिटीज़ कैसे सब अरेंज कर दी। तो ऑल ऑफ सम मिनट्स, विद इन सम मिनट्स उन्होंने प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर रेडी कर दिया, इनका जो अपना रूम होने वाला था वो प्रॉपर रेडी कर दिया। तो ऑल बिकॉज ऑफ माई डंडा। हाँ लिटरली ऐसा हुआ था कि मैं तो ऐसे जैसे सारी ज्वेलरी पहन, चैन पहन रखी, रिंग्स पहन रखे, बैंगल्स वगैरह, इयरिंग्स वगैरह सब पहन रखा था। तो हम लोग तो डिलीवरी के हिसाब से गए नहीं थे, पर मैंने डिलीवरी बैग तैयार कर दिए थे। जैसे मेरा 8 मंथ लगा था, मैंने अपना और बेबी का डिलीवरी बैग तैयार कर दिया था। तो क्या हुआ, वो सब ज्वेलरी का भी टेक केयर करना था, क्योंकि मैंने काफ़ी ज्वेलरी पहन रखी थी, वो हॉस्पिटल में हम ऐसे नहीं रख सकते थे, और वो डिलीवरी बैग्स भी लेकर आने थे। तो जब जितनी देर में वो मुझे ऑपरेशन थिएटर में रेडी कर रहे थे, उतनी देर में इन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्टर से बात, ओटी प्रिपेयर करवाना, रूम प्रिपेयर करवाना, ये सब करवाया। फिर इन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर में भी, मतलब क्या कहते हैं, जब जा रहे थे तब तक ये मेरे साथ में थे। फिर इतनी जल्दी डिलीवरी हो गई, मतलब अनबिलीवेबल। 2 घंटे, मतलब 2 किलोमीटर का रास्ता नहीं है हमारे घर से हॉस्पिटल का, और ये जस्ट ज्वेलरी रख के दोनों इन्होंने बैग उठाए। ऐसा हुआ क्योंकि ज्वेलरी मैं ऐसे रख भी नहीं सकता अपने साथ, और बैग लाना भी इम्पोर्टेंट था, और इनका जो प्रेगनेंसी वाले जो उन्होंने बैग रेडी करके रखे थे घर में, वो भी लाना जरूरी था। तो मैंने सोचा है कि ऑपरेशन थिएटर जा ही रहे हैं, करीब आधा पौन घंटा तो मिनिमम लग ही जाएगा, और इतने में मैं अपना वो बैग ले आऊँगा घर से और ये ज्वेलरी वगैरह घर पे रखूँगा। आप यकीन मानना, मैं घर पे ज्वेलरी रखी, बैग लिए, और मैंने जस्ट आधा रास्ता पहुंचा ही हूँगा हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल के आधे रास्ते में पहुंचा हूँगा, तभी मेरे पास जो वहाँ की नर्स थी, जो इनके ऑपरेशन थिएटर में एज अ नर्स डॉक्टर की सपोर्टिंग में काम कर रही थी, उनका कॉल आता है कि अरे भैया आप कहाँ हो, कहाँ चले गए आप, और यहाँ आपकी वाइफ एडमिट है, आप कहाँ चले गए। मैं कि मैम मैं बस आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सामान लेने गया था, डिलीवरी से रिलेटेड ही आ रहा हूँ बस। तो उन्होंने कहा अरे भैया आपका बेटा हो गया। और आप यकीन मानना, मैं इतना खुश था, गाड़ी में गाड़ी चला रहा था, इतना खुश। मुझे थोड़ा लगा कि यार मैं वहाँ पे नहीं हूँ हॉस्पिटल में उस समय इनके पास, क्योंकि वो काम भी करना जरूरी था, और आई एम द ओनली पर्सन इन माई फैमिली, और उस पॉइंट पे भी मैं अकेला ही बंदा था सब चीज़ें मैनेज करने वाला। तो फिर मैंने तुरंत अपनी मदर को फ़ोन किया, पहले उनको मैंने इन्फॉर्मेशन दी, और जब मैं उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा था तो मेरी मदर इन लॉ का, मेरी सास का फ़ोन आ रहा था ऑटोमेटिकली। मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दी, तो जैसी, मतलब ऑल वर वेरी सो हैप्पी, बहुत खुश। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम ऑपरेशन के लिए जा रहे थे, तो मैंने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ही रहा था, बट मैंने अपनी मदर को फ़ोन कर दिया था कि मम्मी ऐसी सिचुएशन है, तो अब मैं ऐसे करने वाला हूँ, ठीक है। तो मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा जो भी तुम्हें ठीक लगे बेस्ट से बेस्ट करो, और किसी बात की चिंता मत करो, हम तुरंत अभी निकल रहे हैं। तो मेरे वो फ़ोन करने की देर थी, मम्मी, सिस्टर और मेरे ब्रदर, जो मैंने आपको बताया थोड़े स्पेशल चाइल्ड हैं, उनको प्रॉपर थोड़ा टेक केयर करना होता है। तो फिर भी मम्मी, दीदी और मेरे भैया एकदम सब सामान पैक करके, जो भी सामान पैक करके तुरंत निकल चुके थे। तो जब मैंने उनको बताया कि मम्मी बेटा हो गया, तो वो बस में थे, और वो बस से ही आने लग गए थे, क्योंकि एकदम से ऑल ऑफ सडन मैं कैब भी बुक नहीं कर सकता था उनके लिए, गाड़ी बुक नहीं कर सकता। मतलब इनका दिमाग तो मेरी तरफ डाइवर्ट था ना, तो मतलब इनका ध्यान नहीं गया, पर उन्होंने अपनी तरफ से ही सब घर पूरा पैक, क्योंकि एक घर है, मतलब एक पूरा फंक्शनिंग घर है, उसमें फ्रिज भी है, फ्रिज में सामान भी है, किचन भी है, किचन में सामान है, घर पूरा सामान फैला होता है, सब कुछ उन्होंने एकदम वाइंड अप करके वो लोग तुरंत निकल गए। और उन्होंने, मतलब वैसे ये सब ये करते हैं बुकिंग वगैरह, पर उन्होंने इन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करा, वो खुद ही अपने आप ही बस से आ गए। मतलब जब इन्होंने कॉल करा तो वो ऑलरेडी बस में थे वो लोग, और 1/3 जो रास्ता था वो उन्होंने क्रॉस कर लिया था। तो हम सब बहुत खुश थे, सब बहुत बढ़िया था उस समय पे। फिर मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता हूँ, मैं जाता हूँ और देखता हूँ, पहले मैं रिसेप्शन एरिया के पास पहुँचता हूँ, तो जो गायनेकोलॉजिस्ट थी जिन्होंने इनको ऑपरेशन दिया था, उन्होंने प्रॉपर कैप वैप लगा रखी थी ऊपर। उन्होंने मुझे रोका और उन्होंने कहा कि सब कुछ अच्छे से हो गया और बेटा हुआ है, बहुत प्यारा बेटा है, और कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने उनको भी हाथ जोड़ के कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, वो थैंक यू बोला और थैंक्स टू गॉड बोला। फिर मैं तुरंत NICU गया, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने नीचे बता दिया था कि जो मेरी, मतलब जो ये है वो अभी भी ऑपरेशन थिएटर में ही है, उनको वहाँ से इनके रूम में शिफ्ट करने में भी आधा घंटा लग जाएगा। तो मैं तो ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा नहीं सकता था, तो फिर मैं सीधे NICU गया। NICU में मेरा बेटा शिफ्ट हो चुका था।
NICU में उसको शिफ्ट इसलिए किया था क्योंकि ऑब्जर्वेशन के जब करते में कुछ। एक तो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के लिए भी करते हैं, बट जब मेरा बेटा हुआ था, हमारा बेटा हुआ था, तो वो ना शुरू के 3-4 सेकंड तक वो उन्हें क्राई नहीं क्राई किया नहीं था, करा था। क्योंकि अल्ट्रासाउंड में भी वो कोई मूवमेंट तो नहीं कर नहीं रहा था। तो डिलीवरी के 3-4 सेकंड के बाद भी उसने क्राई नहीं किया था। तो डॉक्टर ने उसको थोड़ा पुश किया, उसको थोड़ा ऑक्सीजन वगैरह ऑक्सीजन दिया था, दी, पंप फिर वो 4-5 सेकंड में क्राई करने लग गया था। फिर वो नॉर्मल था, बिल्कुल सब चीज़ें नॉर्मल थी। फिर भी उसको ऑब्जर्वेशन के लिए NICU में शिफ्ट किया था। फिर जब मैं NICU जाता हूँ और वहाँ पे बच्चों वाले डॉक्टर बैठे होते हैं, पीडियाट्रिशियन, फिर मैंने उनसे बात करी और उन्होंने कहा कि सब ठीक है, फिलहाल सब सही है, बट अभी हम 6 घंटे तक मिनिमम इनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे बच्चे को। मैं दूर से ही बच्चे को देखता हूँ और बस मैं अपनी फीलिंग को बयान नहीं कर सकता। वो तब भी मेरे ऊपर ही था और अब वो करीब 1.5 साल का हो चुका है, अब भी मेरे ऊपर ही लगता है पूरा। तो बहुत ही बढ़िया फीलिंग थी। फिर मैं तुरंत इनके रूम में जाता हूँ जहाँ इनको शिफ्ट करने वाला सीन था। फिर इनको वहाँ पे शिफ्ट करवाते हैं। मैं बताती हूँ अपना, मेरा OT एक्सपीरियंस में बताती हूँ। जब मैं ऑपरेशन, ये तो फिर मुझे अंदर करके चले गए थे, फिर आई वॉज ऑल अलोन। तो जब मैं गई तो मैंने देखा ऑलरेडी 5-6 लोग की टीम, मतलब मणिपाल हॉस्पिटल की तारीफ करने वाली बात है, ऑलरेडी 5-6 लोग टीम के सब रेडी थे, मतलब एनेस्थीसिया और देने वाले डॉक्टर रेडी थे। और मैं हैवी ब्रेकफास्ट करके गई थी, और मतलब मॉर्निंग में गए थे, पर ये सब करते करते 3 बज गए थे। मैं हैवी ब्रेकफास्ट करके गई थी, तो फिर एक नर्स मेरे बगल में खड़ी थी। उन लोग को पहले से ही पता था कि, क्योंकि ऑपरेशन से पहले कुछ खाते नहीं है, तो उन्हें पहले से पता था कि मैं वॉमिट करूँगी। तो जैसे ही मेरा पेट कट होके बेबी बाहर निकला होगा, मेरे को एकदम से वॉमिट हुआ, तो उन्होंने पूरा वॉमिट बाउल में ले लिया। फिर और फिर सडनली वो 1-2 सेकंड की बात थी, पर बेबी क्राई नहीं कर रहा था। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गई कि बेबी, क्योंकि मूवीज़ वगैरह में भी देखते हैं बच्चा एकदम रोता है, तो मैं थोड़ा नर्वस हो गई कि बेबी क्राई क्यों नहीं कर रहा। बट और वो उन्होंने शीट लगा रखी थी, तो मुझे, मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे दिख नहीं रहा था, पर बेबी निकल रहा, तो वो मुझे शीट में एक शैडो सी दिखी कि उन्होंने ऐसे करके बेबी निकाला है जिसने क्राई नहीं करा। फिर वो ऐसे करके मेरे बगल से बेबी को लेके गए, ऐसे करके फिर उन्होंने थोड़ा उसको पीठ पे 1-2 थप्पड़ लगाए, पर वो फिर भी नहीं रहा। फिर उन्होंने ऑक्सीजन से पंप किया, तो वो उसने क्राई करा। फिर वो बेबी मेरे पास लेके आए, उन्होंने बेबी का मतलब बेबी को मेरे मुँह के आगे ला के रखा और बोले क्या हुआ है तो मैंने कहा मुझे पता चल गया, आप ले जाओ इसे, ये बेबी बॉय है। तो वो हंसने और लगे। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात, हमें ना तीसरे महीने से, इनकी पता था। डिलीवरी के तीसरे महीने से वी वर 99% श्योर कि हमारा जो बेबी है वो बेबी बॉय है। तो मतलब जब हमने उसका जो 12 मंथ वाला अल्ट्रासाउंड होता है ना, उसमें देख के मुझे, 12 मतलब मैंने week वाला, 12 वीक वाला जो अल्ट्रासाउंड होता है वो मैंने देखा, तो मुझे एकदम से ऐसा फील आया कि मतलब लड़का होती लड़की होती, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी सबके घर में यही थी, मम्मी का भी कहना यही था, जो भी हो हेल्दी हो कोई, क्योंकि हमारे फैमिली में ऑलरेडी एक स्पेशल चाइल्ड थे दीपू भैया। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हमारा यही था कि लड़का और लड़कियों मतलब होना हेल्दी चाहिए। तो फिर बट 3rd मंथ से मुझे और चिराग को तो पता था कि हमारे बॉय 99% बेबी बॉय, 99% बेबी बॉय, बाकी भगवान की जो मर्जी, 1% हमने भगवान पे छोड़ा हुआ था कि जो भगवान की मर्जी है बढ़िया ही होगा। तो डिलीवरी के टाइम जब डॉक्टर ने हमें बताया ना, तो जब मैं आया तो मुझे डॉक्टर ने बताया, इनको डिलीवरी OT में बताया कि बेटा हुआ है, तो हमें बड़ा हमें नॉर्मल पता सा था, लगा, क्योंकि हमें पता था कि लड़का ही है। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे मुझे नोजिया की नहीं प्रॉब्लम, स्मेल की, ये सब नहीं होती, वॉमिटिंग, एक सिंगल वॉमिटिंग नहीं हुई पूरी प्रेगनेंसी में। फिर वो नर्स फिर वापस आई मेरे पास, कहती है आपका लड़का हुआ है और बाहर आपके साथ में कोई है नहीं। तो मैंने उससे कहा क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड अकेले हैं और वो मेरा सामान लेने गए, हमें पता नहीं था कि हमारी डिलीवरी हो जाएगी, हम सामान लेके आते वरना। तो फिर वो चली गई। फिर मतलब मणिपाल हॉस्पिटल में ये बात बहुत अच्छी है कि C-सेक्शन के बाद गर्ल को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, शिवरिंग होती है। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे तक उन्होंने मुझे मतलब डिलीवरी के बाद शिफ्ट करा OT के ही वार्ड में, OT का ही आगे जाके एक्सटेंड होकर वार्ड था, उन्होंने मुझे इलेक्ट्रॉनिक ब्लैंकेट में शिफ्ट करा। 2 घंटे तक मैं इलेक्ट्रॉनिक ब्लैंकेट में थी, उसकी वजह से मुझे जो 24 आवर्स शिवरिंग होती है वो बिल्कुल भी, मुझे जब मुझे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करा हमारे, मुझे बिल्कुल भी शिवरिंग नहीं हो रही थी। और भगवान की कृपा से मुझे उसकी वजह से मेरी बॉडी काफ़ी सही रही। फिर हम आए तो ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉनिक ब्लैंकेट से जब हम नॉर्मल इन्वायरमेंट में आएंगे तो मुझे ठंड लग रही थी। फिर मैंने चिराग से धीरे से कहा चिराग हीटर मंगा लो रूम में। फिर इन्होंने इतना उसके पीछे भी लग गए, हीटर लेके आओ, हीटर लेके आओ। 15 मिनट हो गए, हीटर नहीं आया, हीटर नहीं है। फिर इन्होंने, तो हमें वासु नहीं मिला था उस टाइम तक, क्योंकि वो बेबी को फर्स्ट पूप के बाद ही देते हैं, क्योंकि फर्स्ट पूप से पता चलता है कि बच्चे को हो गया है, सब सही है। तो फिर हमें वासु नहीं मिला था, रात भर भी नहीं मिला था ना, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमें वासु मिला था, मतलब 4 जनवरी की मॉर्निंग में हमें वासु मिला था। बीच बीच में ही जाकर देख रहे थे, ये जाकर देख रहे थे, मम्मी दीदी भैया सब जाके देख रहे थे।
और बट हाँ, ये बता रहे थे कि हाँ सब सही है, उसको कोई कॉर्ड नहीं लगी थी, उसका जो NICU का बेड था इंक्यूबेटर, उसमें कुछ भी वो ऑन नहीं था, मतलब जैसे नॉर्मल बच्चे को नॉर्मल बेड पे सुलाते हैं उसे वैसे सुला रखा था। तो बस उसके पूप का वेट कर रहे थे। तो मॉर्निंग में फिर उन्होंने हमें अर्ली मॉर्निंग वासु दे दिया था। और वहाँ का मील वगैरह सब बहुत अच्छा था। वासु को भी मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि वासु आज तक निप्पल से दूध नहीं पिया, उसने कभी ना बॉटल से दूध पिया, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने ध्यान रखा कि उसे निप्पल की आदत नहीं पड़े। जो स्टार्टिंग में 2-3 दिन में उसे फीड नहीं करवाते थे, वो उसे पता बॉटल से फीड नहीं कराते थे, वो स्पून से फीड कराते थे। फिर उन्होंने मम्मी को बता दिया, क्योंकि मैं तो पिला नहीं पाती थी, तो मम्मी को बताया कि उसे ऐसे करके पिलाओ, तो मम्मी ने भी उसे स्पून और बाउल से पिलाया। तो ये सब कुछ बहुत माइनर से बातें थी, बट जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देखकर। उसके बाद में 3rd डे जब हमारी डिस्चार्ज होने वाले थे, वो भी प्रोसेस बहुत स्मूथ था। बीच में फिजिशियन आती थी, उसने मुझे बहुत सारी एक्सरसाइज बताई थी। अभी भी कभी मेरे पैर में या बैक में C-सेक्शन की वजह से वाला दर्द होता है, तो मैं वो एक्सरसाइज करती हूँ, तो मेरे को काफ़ी आराम मिलता है। और उसके बाद में फिर 3rd डे जब था, तो उन्होंने बेबी को भी पूरा क्लीन करके बाथ देकर डिस्चार्ज करा, और मुझे भी। तो ये जो नॉर्मल अदर हॉस्पिटल्स नहीं करते हैं, ये मणिपाल की मुझे काफ़ी अच्छी फैसिलिटी लगी। बाकी उन फैसिलिटीज़ का उन्होंने बहुत मोटा बिल काटा था, ये वो बताएंगे। जो डॉक्टर डॉक्टर नहीं तो दर्शकों डॉक्टर चल रहे हैं। तो दोस्तों बिल जो अब बात करते हैं बिल की, जो बिल हमारा आया था वो अराउंड आया था सब कुछ मिला के टोटल 80,000 का। और नहीं सॉरी 80,000 तो खाली डिलीवरी ऑपरेशन का 1,10,000 का था बिल। 1,10,000 का हमारा बिल आया था। और बट वहाँ की सर्विसेज को देख के, वहाँ के स्टाफ को देख के, वहाँ के हाइजीन एनवायरनमेंट को देख के ये बिल मेरे लिए कुछ भी नहीं था मतलब क्लियर करना। और सबसे बड़ी बात, मैंने जब अपने हेल्दी वाइफ को देखा, हेल्दी बेटे को देखा, तो 1,10,000 कुछ भी नहीं थी मेरे लिए ये सेटलमेंट करना। तो अराउंड 1,10,000 का बिल आया था। और फिर जब हम वहाँ से डिस्चार्ज होने वाले थे, तो उन्होंने हमारे लिए केक भी मंगवाया था और पूरा सेलिब्रेशन करा था। प्रॉपर केक कटिंग करी थी हम सब ने, और प्रॉपर फैमिली के साथ हमने वहाँ सेलिब्रेशन किया था। उन्होंने हमें गिफ्ट भी दिया था। तो इस तरीके के उनके जो गेस्चर थे वो काफ़ी अच्छे थे। तो दोस्तों अभी आप वीडियो में देखेंगे वो सभी क्लिप्स, और उन क्लिप्स के बाद हम दोनों आपको कुछ माइनर पॉइंट्स बताने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं, जो आपको अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में आप उनको टेक केयर कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले तो हम रूम देखते हैं कि जिस रूम में हम रुके हुए थे वो रूम कैसा था और कितना हाइजीनिक था, कितना क्लीन था।
तो दोस्तों अब हम आपको कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सजेस्ट करने वाले हैं, और जो कि आपको आपकी प्रेगनेंसी जर्नी आपके लिए आसान बनाएगी, और आपको उन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो आप मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताएं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरा फादर्स के लिए है जो पापा बनने वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा सब लोग ऐसे बोलते हैं एक औरत को क्या चाहिए, एक औरत को क्या चाहिए। तो एक औरत को कुछ नहीं चाहिए, उसको बस अपनी प्रेगनेंसी में आपकी प्रेजेंस चाहिए। आप जितना ज़्यादा हो सके अपनी वाइफ का ध्यान रखें, वो तो अपना ध्यान रखेगी अपने अपने बेबी के लिए, पर अगर आप हल्का सा भी एफर्ट करेंगे तो उसके अंदर हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होंगे, जिससे उसकी हेल्थ अच्छी होगी, उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपके बेबी की हेल्थ अच्छी होगी। तो मैं अपने आप को दुनिया में सबसे लकी मानती हूँ, क्योंकि मैंने जब मैं जाती थी डॉक्टर विजिट पे और अल्ट्रासाउंड पे, तो मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है जो अकेले आए थे, और मैं वो एम्प्टीनेस उनके सामने फील कर पाती थी कि उनको लग रहा है कि हाँ वो, क्योंकि देखो जब किसी के अंदर कोई बेबी है तो ऑलरेडी शी इज़ स्ट्रगलिंग, और उसमें भी अगर उसे आपका ऑफिस से आपका काम है, नो डाउट कि वो चीज़ है, पर मंथ में एक बार आप एडजस्ट कर सकते हो। चिराग ने तो बहुत ही करा है। मतलब मेरी प्रेगनेंसी के 9 मंथ में नॉट इवन अ सिंगल डे ऐसा नहीं था जब मुझे ज़रूरत थी और चिराग नहीं थे। कभी कभी कुछ कुछ टाइम ऐसा होता था कि हाँ ऐसा होता था, क्योंकि हर व्यक्ति हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकता, तो बीच में इनके एग्जाम्स भी थे, तो उस टाइम पे लड़कियां समझ जाती हैं। अगर आप 8 मंथ अवेलेबल है, 1 महीना में मतलब टोटल मिला के 30 दिन अवेलेबल नहीं है पूरी प्रेगनेंट, तो दैट इज़ ओके। पर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आप उसे बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ उसके अंदर हैप्पी हार्मोन जनरेट नहीं करेगी, उससे उसी की हेल्थ खराब हो जाएगी, वहीं पे फिर डिफिकल्ट प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशंस हो सकती सकती है, फिर भी आपको अपना बेस्ट ट्राई करना है कि आप उस पीरियड में दोनों साथ में रहें। और दोस्तों अगर जब आपकी वाइफ उस पीरियड में खुश होगी तो डेफिनेटली जो भी आपके अननेसेसरी खर्चे होने वाले होंगे और जो भी कॉम्प्लिकेशंस होने वाली होंगी वो आप अवॉइड कर पाओगे। क्योंकि अगर आपकी वाइफ उस पीरियड में खुश नहीं है, आपका बेबी हेल्दी नहीं है, तो फिर आपके उतने ही अननेसेसरी खर्चे होंगे, उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो जितना हम समझ सकते हैं हर एक की अपनी अपनी सिचुएशंस होती है, बट फिर भी आपको अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करना है, स्पेशली फॉर दोज 9 मंथ। उसके बाद सेकेंड पॉइंट होता है गर्ल्स के लिए कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो खुद से, जितना हो सके बाहर का खाना अवॉइड करो। चाहे बाहर कितना ही बोल रहे हैं कि हेल्दी है, पर वो हेल्दी नहीं है। अगर आपका कुछ क्रेविंग्स हैं तो आप घर पे ही उसे बना के खाओ। मतलब मैं तो बहुत ही ज़्यादा फूडी हूँ, पर 9 मंथ में मैंने बाहर का कुछ भी नहीं खाया। मतलब तुम नहीं हो फूडी, मैं भी फूडी। हाँ, मतलब हम दोनों एक्सट्रीम लेवल फूडी हैं, पर मैं नहीं खाती थी तो ये भी नहीं खाते थे। तो हम लोगों ने, मैंने 9 मंथ, मतलब मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जब मैंने बाहर का खाना नहीं खाया हो, पर 9 मंथ में मैंने बिल्कुल भी चाइनीज़ बिल्कुल अवॉइड करा। डोसा वगैरह हम खाने चले जाते थे, वो भी किसी अच्छी जगह पे। उसके बाद में अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रखो। मतलब हर किसी की हेल्थ कंडीशन हो सकती है, अगर किसी की एक्सट्रीम लेवल हेल्थ कंडीशन है तब भी आप हल्का फुल्का वॉक करो। एक्टिव रखने का सेंस ये नहीं है कि काम करो, आप झुक के कोई काम करें या कुछ करें। आप कुक करिए अपने आप से, मतलब कुछ एक्टिविटी अपने आप से। आप अच्छे अच्छे चैनल्स देखिए, सत्संग सुनिए, टीवी में प्रवचन सुनिए, और वॉक करिए, कुक करिए। बट ऐसा कोई भी काम ना करें जो मतलब जो हैवी हो, आपको उठाना पड़ रहा हो, वो कोई ऐसा मतलब वेट कुछ मत उठाइए, झुककर कुछ, क्योंकि झुककर उठाने से बेबी के गले में 2 राउंड हो जाते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के। तो झुक के कुछ काम मत करिए। झाड़ू पोछा अवॉइड करिए। झाड़ू पोछा इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि आजकल लोग बैठ के झाड़ू पोछा नहीं करते, ऐसे झुक के करते हैं, तो उसमें बेबी की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इशू हो सकते हैं। बिल्कुल भी हैवी वेट मत उठाइए, मतलब 1 और 2 kg के ऊपर तो बिल्कुल उठाओ ही मत। बिल्कुल, मैंने तो बिल्कुल ही वेट नहीं उठाया। मतलब डिलीवरी के बाद भी मैंने काफ़ी समय तक, मतलब 1 साल तक तो कोई वेट उठाया ही नहीं था। उसके बाद में अच्छा खाना खाओ, बॉडी एक्टिव रखो। मतलब मेरे घर में पहले मेड नहीं थी, पर जिस दिन हमें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ उसी दिन हमने मेड लगवा ली थी। उसके बाद मैंने मेड नहीं, वो साफ सफाई करने वाली। मतलब मेड इन द सेंस खाली झाड़ू पोछा करने वाली। खाना मैं खुद ही कुक करती थी। उसमें भी खाना मैं इसलिए कुक करती थी क्योंकि अगर मैं खाना कुक नहीं करूँगी तो मैं क्या करूँगी, बस मैं लेके फ़ोन चलाऊँगी। और दोस्तों मुझे खाना पसंद नहीं है। मतलब मुझे अपनी मदर का, सिस्टर का और उनके बाद इनका खाना पसंद है। बस मुझे किसी बाहर के कोई, मतलब किचन में तो हम अलाउ नहीं करते किसी और को। मतलब बर्तन धोने के लिए भी हमने नहीं रखी हुई है मेड। उसके बाद में कहाँ पे थे हम, मतलब अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, तो आज का टाइम ऐसा तो है नहीं कि हम बेड रेस्ट में इंसान सोएगा।
इंसान क्या करेगा, इंसान लेट के फ़ोन चलाएगा, तो उस फ़ोन चलाने से, लेट के फ़ोन चलाने से सोचो आपके माइंड पे क्या असर पड़ेगा। और जो आपके अंदर हार्मोन्स जा रहे हैं, जो आपका माइंड एक्टिव है, वही हार्मोन्स आपके बच्चे में जाएंगे वही आपका बेबी। तो ये तो बिल्कुल ही अवॉइड करो, लेट के फ़ोन चलाना तो बिल्कुल बंद। अगर लेटे हुए भी हो तो जस्ट रिलैक्स करो, आंखें बंद करो, भगवान का ध्यान रखो, अपने बच्चे से बातें करो, मन ही मन में अपने बच्चे से बातें करो, उसके अंदर अच्छे मतलब अच्छी भावनाएं डालो, अच्छे संस्कार डालो। जैसे जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने सारे व्रत रखे, सारी पूजाएं करी, सब करा, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मेरा बच्चा शांत प्रवृत्ति का अच्छा हो। मतलब जितने भी ज़्यादा सावन के व्रत, नवरात्रि के व्रत, और मैं आपको बताऊं लिटरली वो शांत तो बिल्कुल भी नहीं है मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने तो वो ऐसा था, एकदम देवता लगता था हमें, बिल्कुल शांत, बिल्कुल। मतलब रात में तो वो अभी भी परेशान नहीं करता, उसने कभी रात में परेशान नहीं किया। रात में वो अपने टाइम से सो जाता है, टाइम से उठ जाता है, टचवुड। बट पूरा दिन वो इतना एक्टिव रहता है, पूरे घर को सर पे उठा के रखा। मतलब लिटरली उसने हम दोनों की बैंड बजा रखी है। पर वो चीज़ भी अच्छी है, क्योंकि घर में बच्चा है, ये कैसे पता चलेगा। बट उसने हमें कैसे बिल्कुल वैसे परेशान नहीं करा, वो अननेसेसरी बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। वो बहुत ही अच्छा बच्चा है, आज के टाइम के हिसाब से वो बहुत अच्छा बच्चा है। वो बिल्कुल भी मतलब अभी मैं रिसेंटली फर्स्ट टाइम उसे छोड़ के गई थी पूरे दिन के लिए। तुम आगे बढ़ो, छोड़ो तो उसने तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करा ना? नहीं। तो ये हो गया। तो आपको अपना ध्यान रखना है, गर्ल्स को अपना बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपके बेबी की हेल्थ अच्छी होगी। अब बात करते हैं पोस्ट डिलीवरी की। पोस्ट डिलीवरी आपको डिलीवरी के हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद मालिश करवानी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सी सेक्शन के बाद मालिश नहीं करवानी चाहिए, टाँकों पे असर पड़ता है। नहीं, सी सेक्शन के बाद बॉडी और स्वेल हो जाती है, तो मालिश करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपनी मालिश करवाएं, अपने बच्चे की मालिश करवाएं, और 1 महीने बाद जब आप मालिश बंद करवा दें तो अपने बच्चे की खुद मालिश करें, क्योंकि उसके हाथ पैर स्ट्रॉन्ग होने के लिए मालिश होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़, अपनी क्रेविंग्स को थोड़ा कंट्रोल करना। अगर कोई बड़े बूढ़े कह रहे हैं कि ये मत खाओ, ये खाओ, तो वही खाना। 45 हाँ 45 कट करना, मम्मी का भी बताया। हाँ 45 डेज तक मैंने कुछ काम नहीं करा था। मतलब मैंने 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी बहुत काम करा, पर पोस्ट प्रेगनेंसी मेरी मदर इन लॉ ने मतलब मुझे ब्रश करने के लिए भी ठंडे पानी में हाथ नहीं डालने दिया। मतलब 45 डेज तक वो हमारे साथ ही रही थी यहाँ पे, पूरा अपना घर बार सब छोड़ के वो हमारे साथ ही थी। दीपू भैया और वो दीपा दीदी का थोड़ा अपना काम रहता है, और वो सत्संग जाती हैं, तो उनकी उधर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ट्यूशन पढ़ाती हैं वो, तो उधर उनकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इधर मम्मी और दीपू भैया हमारे साथ ही रहते 45 डेज़ के लिए, और उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। बट सिस्टर का भी जो सपोर्ट था पूरा, वो ये था कि जब डिलीवरी हो गई थी तो घर पे कुछ बेसिक्स जो रिचुअल्स होने चाहिए, तो वो प्रॉपर सारे रिचुअल्स की टेक केयर करना। और फिर जो नामकरण वगैरह होता है उसमें गेस्ट वगैरह आए थे, पूरा खाना और बनाना, उनका पूरा अरेंजमेंट करना। और जब मैं डिलीवरी करवा के इनको घर पर लेकर आया था तो मैंने घर डेकोरेट किया था। तो सिस्टर ने मेरी वहाँ बहुत बढ़िया रोल प्ले किया, जिससे जो मेरा बर्डन होता है वो काफ़ी हद तक उन चीज़ों में थोड़ा कम रहा। और जो मदर का, फिर सिस्टर घर चली गई थी, मुरादाबाद चली गई थी, क्योंकि वो बैचेस लगाती हैं, ट्यूशन्स पढ़ाती हैं, और उनकी कुछ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। फिर यहाँ 45 डेज़ और बल्कि अराउंड 2 मंथ्स तक जो मेरी मदर थी, उन्होंने क्योंकि इनकी मदर के साथ कुछ हेल्थ सिचुएशंस हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, बट उन हेल्थ इश्यूज़ के बाद भी इनकी मदर हमेशा अपनी तरफ से आगे से बढ़ के रहती हैं। बट जो उन 2 महीनों में जो मेरी मदर ने यहाँ पे आके सहयोग दिया, और सहयोग किया, वो तो उनका काम था, उनका अपना होता हुआ था, और वो खुद खुशी से कर रही थी। तो बट उनके उस सपोर्ट से जो मेरी मेरा जो मेंटल बर्डन था वो काफ़ी कम हो गया था, और इनकी हेल्थ, मेरी हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट था, बहुत जल्दी रिकवर हो गई, बहुत जल्दी। मतलब टचवुड मुझे कुछ प्रॉब्लम, हम वासु जो हुआ था वो एक्सट्रीम लेवल ठंड में हुआ था, तो अगर उस टाइम में मेरी टेक केयर नहीं होती तो मुझे बहुत ज़्यादा मेजर कंडीशंस हो सकती थी जो गर्ल्स को हो जाती हैं, जैसे हड्डियों में दर्द होना, कमर में दर्द होना। बट मेरी मदर इन लॉ ने मेरा बहुत ध्यान रखा, गरम गरम खाना खिलाना, गरम गरम दाल पिलाना, गरम गरम फुलके उसमें तोड़ कर देना, घी देना। और जो मेरी मम्मी ने लड्डू बना के भेजे थे, मैं तो मेरी मम्मी वैसे नहीं आ सकती थी, पर उन्होंने मुझे जो पोस्ट प्रेगनेंसी लड्डू होते हैं वो दूध के साथ देना। और अगर मैं ब्रश करने में जा रही हूँ या हैंड वॉश करने में जा रही हूँ तब भी मम्मी ने मुझे गर्म पानी ही दिया। मतलब मम्मी ने मुझे बिल्कुल भी खड़े नहीं होने दिया, ठंडे पानी में हाथ नहीं होने दिया। पीरियड में हमारा बेबी हुआ था वो जनवरी का पीरियड था, बहुत ठंडा, सर्द, एकदम ठंड वाला मौसम। मतलब जो हमारा एक कमरा था उस कमरे को हमने पूरा पैक कर लिया था, और उसमें हीटर चलाते थे, और उससे मैं और वासु बिल्कुल भी 1 महीने तक उस कमरे से निकले नहीं थे, क्योंकि सनलाइट भी नहीं निकलती थी।
तो जो थोड़ा फरवरी में थोड़ा सन निकलने लगा तो फिर हम उसे थोड़ा सन में ले जाने लगे। पर जनवरी में उस साल बहुत ठंड, 2024 में है ना, 2024 में बहुत एक्सट्रीम लेवल ठंड पड़ी थी। तो ये इसका रीज़न भी यही था कि हमने, जब बहुत सारे रिलेटिव्स की आदत होती है, वो ऐसे मतलब मेरी मम्मी, जो मेरी मदर इन लॉ थी मम्मी, उनसे क्वेश्चन करती थी कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है, आप जाती नहीं हो, आप जानी नहीं, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, आप मम्मी मुझसे कहती थी मैं आ जाऊँ क्या, मैं आ जाऊँ। मम्मी तो मुझसे फर्स्ट मंथ से ही कह रही थी कि जब भी ज़रूरत पड़े तो बता देना। पर आई वॉज, क्योंकि सबका अपना घर होता है, अपनी रिस्पॉन्स, सबको, अगर मैं भी यहाँ से छोड़ के जाऊँगी तो मेरे को टेंशन होने लग जाएगी कि फ्रिज में सामान रखा है, ख़राब तो नहीं हो गया, चादर इतने दिनों से बिछी हुई, उस पर और वो भी तब जब मेरी मदर के साथ मेरे जो स्पेशल भैया हैं उनकी पूरी टेक केयर, मेरी मदर पूरी टेक केयर, मतलब एक छोटे बच्चे जैसे 3-4 साल के बच्चे की टेक केयर, नहलाना, खिलाना, सुलाना। वो सोते भी तब है जब मम्मी उनके साथ लेटनी है वो, और उनको प्रॉपर रेस्ट भी करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर उनको रेस्ट नहीं करवाएंगे तो फिर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो फिर यही सब बातें ध्यान में रखकर हमने मम्मी को नहीं बुलाया था। मम्मी तो हमेशा कहती थी, पर हमने इसीलिए नहीं बुलाया था क्योंकि हमें पता था कि पोस्ट डिलीवरी फिर मम्मी को ही सब देखना पड़ेगा 45 डेज़ तक। फिर उस टाइम पे सब मम्मी ने ही करा। तो डिलीवरी होने के बाद लड़कियों को बिल्कुल नखरे नहीं दिखाने कि मैं दाल नहीं खाऊंगी, मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मैं अपना काम खुद कर लूँगी, मैं अपना बच्चा खुद संभाल लूँगी। नहीं, उस टाइम में आपको अपना पूरी लाइफ टाइम के बारे में सोचो। खाली अगर 45 डेज़ आपने स्ट्रगल कर लिया, थोड़ा सा अपनी जवान पे कंट्रोल कर लिया खाने के मामले में, तो गाइस मैंने 45 डेज़ खाली मूंग की दाल खाई है, हरी मूंग, येलो मूंग, बस सुबह हरी मूंग, शाम को येलो मूंग, फिर दलिया, बस यही 3 चीज़ें मैंने 45 डेज़ तक खाई हैं। और मैं इस बात के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि मम्मी ने मुझे फ्रेश खिलाया हमेशा, गर्म, ऐसा नहीं बासी खिलाया जिससे मेरे पेट में दर्द हो। और वासु भी ब्रेस्ट फीड करता था तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस वजह से। तो बस यही है, आपको अपना ध्यान रखना है बस हो गया। तो दोस्तों एडिशनली आपको प्रॉपर मल्टीविटामिन्स लेने हैं, प्रॉपर मेडिकेशन आपको फॉलो करना है, जो भी आपकी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर रही है उसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि जितना हेल्दी आप रहोगे, जितना हेल्दी आपका बेबी रहेगा, उसका उतना ही अच्छा भविष्य, उसका फ्यूचर उतना ही हेल्दी रहेगा। तो आप अपनी तरफ से उन चीज़ों में बिल्कुल ही लापरवाही ना बरतें। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे कि अगर डॉक्टर आपसे, आज के टाइम में ऐसा है, अगर डॉक्टर आपसे कोई अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कह रही है तो वो आप अल्ट्रासाउंड ज़रूर से ज़रूर करवाएं। ये नहीं सोचें कि डॉक्टर पैसे लेने के लिए ऐसे करिए। 1% उसका हो सकता है कि हाँ वो पैसे खींचने के लिए चीज़ करिए, पर आज का टाइम ऐसा है, हम अपने बच्चे की हेल्थ के साथ रिस्क नहीं ले सकते। तो क्या होता है कि जो 12 मंथ के बाद डुअल मार्कर टेस्ट अल्ट्रासाउंड होता है, वो बच्चे की हार्ट बीट वगैरह चेक करने के लिए होता है, तो वो ज़रूर से करवाएं। और अगर आपके घर में कोई स्पेशल कंडीशन है, जैसे हमारे घर में इनके जो बड़े भैया थे, दीपू भैया, वो स्पेशल चाइल्ड थे, उनको डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम है बाय बर्थ। तो फिर जिनकी फैमिली में ऐसा इशू होता है, ऐसा सबके साथ, मतलब ऐसा नहीं कि जनरल ये वाला अल्ट्रासाउंड होता है, पर जिनकी फैमिली में स्पेशल केस होता है इस तरह का, तो डॉक्टर अपनी तरफ से एनटीपीसी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहती है, टेस्ट करवाने के लिए कहती है। वो एक ब्लड टेस्ट होता है। उसमें क्या होता है, अगर बच्चे के एक बाल या फिर एक सेल में भी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो निकल के आ जाती है। हाँ। तो अगर आपके घर में कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ 1% भी ऐसा केस है, तो वो थोड़ा महंगा टेस्ट होता है। वो 12 वीक में टेस्ट होता है, एनटीपीसी टेस्ट, और वो थोड़ा कॉस्टली होता है, अराउंड 15,000 का टेस्ट होता है वो। बट उस टेस्ट से प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाती है कि जो आपका होने वाला बेबी है उसमें कुछ भी जेनेटिक या कुछ भी डाउन सिंड्रोम या कुछ ऐसा केस तो नहीं है। तो वो आपको क्लैरिटी मिल जाती है प्रॉपर। तो आप जिसकी भी कोई ऐसी फैमिली हिस्ट्री रही हो तो आप वो वाला टेस्ट ज़रूर करवाएं। और अगर आपकी डॉक्टर रिकमेंड नहीं भी कर रही है बट आपके पास फैमिली हिस्ट्री है, तो आप अपनी तरफ से डॉक्टर से बात करके वो प्रिस्क्राइब करवाएं, टेस्ट करवाएं। तो वो उससे आपको काफ़ी अच्छी क्लियर पिक्चर रहेगी आपके हेल्दी बेबी के। हाँ, और अराउंड वो वाला जो टेस्ट होता है वो 3 मंथ से पहले ही करवा लेना चाहिए, क्योंकि हाँ डॉक्टर ने हमें ये बात बताई थी कि वो 3 मंथ से पहले वो टेस्ट इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि 3 मंथ से पहले, अगर भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पर अगर कुछ ऐसा केस होता है तो प्रेगनेंसी का जो टर्मिनेशन होता है वो विदाउट किसी कोर्ट वोर्ट प्रोसेस, क्या कहते हैं, कोर्ट वगैरह प्रोसीडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप 3 मंथ से पहले ही करवा लेते हैं कुछ टर्मिनेशन, अगर मतलब ऐसा कुछ इशू आ रहा है तो, और आफ्टर 3 मंथ वो कोल्ड प्रोसीडिंग लिखवाना, नोटरी करवाना पड़ता है कुछ। तो इसलिए वो जो टेस्ट होता है वो 3 मंथ से पहले ही करवाना चाहिए। अराउंड 11th वीक और 12 वीक में वो टेस्ट करवा लेना चाहिए, एनटीपीसी टेस्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो और ये क्लिप्स एंजॉय करी होंगी। हमने जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, वो बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट, ब्यूटीफुल जर्नी हमारे लिए रही। और मैं चाहता हूँ कि
ऐसी जर्नी, ऐसी ब्यूटीफुल जर्नी और इससे भी अच्छी ब्यूटीफुल जर्नी आप सब लोगों की रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट। और थैंक यू सो मच।